एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर असम एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया है। एयरफोर्स का विमान असम के जोरहाट में क्रैश हुआ है। एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हुआ है और एयरफोर्स ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोरहाट की, जहां पर एयरफोर्स का ये विमान क्रैश हो चुका है। ट्रांसपोर्ट विमान है ये। अब इस विमान के क्रैश होने के कारण क्या है, आग बुझाने के बाद इसकी जांच की जा रही है। इन दो तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना भयानक ये जो एयरफोर्स का प्लेन है वो क्रैश हुआ, क्योंकि वो जैसे ही लैंड करता है, लैंडिंग के बाद जमीन पर टच होते ही उसमें धमाका होता है और आग का गुबार यहां पर उठता है। तो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान है, असम के जोरहाट में उड़ान भर रहा था और अचानक से क्रैश हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें, पूरे हादसे की एयरफोर्स की ओर से जांच की जा रही है कि हादसे का कारण क्या है, क्या किसी तरीके की तकनीकी खराबी आई या कोई ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हुई है। ये तमाम बातें अभी जांच का विषय है। फिलहाल जांच आगे जारी है, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन देखिए, जैसे ही ये प्लेन नीचे आता है, किस तरीके से आग का ऊपर गुबार उठना शुरू हो जाता है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का ये AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान था और असम के जोरहाट में ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल इसको लेकर अब जो जांच है वो आगे की जाएगी। किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, हादसे के पीछे की असली वजह क्या है, क्या मौसम खराब हुआ, क्या किसी तरीके की तकनीकी खामी आई, अब ये जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स बरामद किया जाएगा जिसमें तमाम बातें रिकॉर्ड हुई होंगी और उसके बाद ही जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या रही होगी। तो असम के जोरहाट का वो इलाका है जहां पर एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश हुआ है। मौके पर एयरफोर्स के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, आग को फिलहाल बुझाया जा रहा है और क्या इसमें कोई चीज़ें भी लोड थी, इसको लेकर भी तमाम बातें सामने आएंगी। और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, क्या बातें अभी तक सामने आई हैं, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, अब से कुछ देर पहले जोरहाट एयरबेस, जो कि भारतीय वायुसेना का असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और उस पूरे एरिया पे जो जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेन हब है, यहाँ पर जब AN-32 की लैंडिंग हो रही थी उसी दौरान ये क्रैश लैंडिंग हुई और क्रैश लैंडिंग होते ही AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक तौर पर इस बात को कहा गया है कि इस पर पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। AN-32 के अंदर, जो कि एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 1980 के दशक से अभी तक भारतीय वायुसेना में लगातार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसकी तकनीकी खामी क्या थी, किस वजह से ये हुआ, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि AN-32 के क्रैश लैंडिंग की मुख्य वजह जानने के लिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस समय मौके पर हैं, क्योंकि जैसे ही ये क्रैश लैंडिंग हुई उसके तुरंत बाद ही आग लग गई। आग लगने के बाद उस पूरे जो वहां पे एयरफोर्स स्टाफ थे अभी भी उस आग पर काबू पा रहे हैं। हालांकि जो पायलट एंड को पायलट के बारे में अभी तक कोई भी डिटेल अभी तक नहीं दी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा, लेकिन एक बेहद ऐसा हादसा है जिसके बारे में अब भारतीय वायुसेना बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। हम आपको ये भी बता दें कि AN-32 को C295, जो कि हाल ही में तैयार किया गया है मेक इन इंडिया के तहत भारत में एयरबस और भारत के द्वारा, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन ये एक बेहद गंभीर हादसा है और संवेदनशीलता को देखते हुए अभी भारतीय वायुसेना इसकी और ऑफिशियल डिटेल देने वाली है कि इस हादसे की मुख्य वजह क्या रही और पायलट और को पायलट का जो स्टेटस है वो क्या रहा। हम आपको बता दें कि ये हैंगर के पास, जब जो एयर स्ट्रिप है जहां पर ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके जस्ट बगल में हैंगर है, उसी हैंगर के पास ये क्रैश डाउन हुआ। पायलट ने सूझबूझ दिखाई, क्योंकि अगर वो क्रैश लैंडिंग एयर स्ट्रिप पे ही होती तो एयर स्ट्रिप पूरी तरीके से तबाह होता और फिर उसे दोबारा से स्टार्ट करने में काफी लंबा समय लगता। तो इसीलिए ये सूझबूझ भी है और इसके साथ साथ ये एक बेहद गंभीर दुर्घटना है और जिसके बारे में अभी भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स, ईस्टर्न एयरफोर्स कमांड, उसके अलावा
जो एयर हेडक्वार्टर है उसे गंभीरता के साथ देख रहा है और इस पर पूरी जांच शुरू कर दी गई है। बिल्कुल मनीष, और कितने लोग इसमें मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, और साथ ही अगर मौसम की बात करें तो क्या जोरहाट में इस वक्त मौसम भी खराब था जिस वक्त यहाँ पर क्रैश डाउन हुआ ये प्लेन? देखिए, एक बात बिल्कुल आप क्लियर समझिए कि ये एयर स्ट्रिप की बात है। अगर वेदर खराब है तो आसमान में वेदर खराब होगा। अगर विजिबिलिटी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से और जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक, ये वेदर इतना खराब नहीं है कि 1500-200 मीटर तक की विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है, और इतना किसी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए काफी होता है। तो इसीलिए ऊपर आसमानी वेदर की वजह से ही तकनीकी खराबी हुई, इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा, या फिर इसके मुख्य वजह क्या है इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इसीलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की गई है। इसमें जो एयर एविएशन एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके अलावा जो एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस पे है, मौजूद है। और ये सारे, क्योंकि ये खुद बेस है, जोरहाट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेन हब समझ लीजिए। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक, यानी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो सामान ले जाया जाता है, जिसमें लॉजिस्टिक है, उसके अलावा आर्म्स, एमिनेशन, रसद, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या बाकी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इसी वजह से AN-32 में जो ये हादसा हुआ है, इसके लिए मौसम को जिम्मेवार कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार दुर्घटना हुई है। 2019 में भी जोरहाट से जब मेचुका जा रहा था, जून का महीना था 2019, जो मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें भी जो करीबन 13 से 14 वायुसेना के जो एयरफोर्स वॉरियर थे वो उसमें लापता हुए थे। उसके बाद 2016 में भी एक ऐसी दुर्घटना घटी थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो इसीलिए ये क्रैश लैंडिंग और ये क्रैश को देखते हुए, इस एक्सीडेंट को देखते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और गंभीरता के साथ अब इसकी जांच बिल्कुल मनीष, और ये जांच का विषय है और इसीलिए अभी बहुत बातें सामने नहीं आ रही हैं, और कुछ ही देर में एयरफोर्स की तरफ से जो ऑफिशियल हैं वो स्टेटमेंट अपना जारी करेंगे। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। असम का जोरहाट इलाका, एयरफोर्स का AN-32 विमान है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी इतनी भी लो नहीं थी। फिलहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, जांच का विषय है, जांच की जा रही है। एयरफोर्स के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आखिर इस क्रैश लैंडिंग के पीछे की वजह क्या रही, जैसे कि हमारे सहयोगी भी मनीष भी बता रहे थे कि यहाँ पर पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई, क्योंकि अगर एयर स्ट्रिप पर ये क्रैश लैंडिंग हुई होती तो पूरा जो एयर स्ट्रिप है वो तबाह हो जाता, लेकिन उसे बचाने के लिए पायलट ने थोड़ी दूर ले जाकर लैंड कराया, जिसके चलते ये क्रैश लैंडिंग हुई। और एक बड़ा हादसा आप कह सकते हैं, एयर स्ट्रिप का तो बच गया, लेकिन ये विमान पूरी तरीके से क्रैश डाउन हो गया। फिलहाल अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, A-32 ट्रांसपोर्ट विमान जो क्रैश होने के बाद यहाँ पर इसमें आग लग गई और धुएं का एक बड़ा गुबार, और यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता अब पायलट और को पायलट को लेकर के क्या जानकारी, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आई है। पूरी इंक्वायरी बिठा दी गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। आग पर काबू पाने के बाद यही जांच की जा रही है कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा। ना मौसम खराब इतना था कि यहाँ पर उस वजह से ये क्रैश डाउन हुआ हो, क्या कोई और टेक्निकल कमियां, और आखिरी बातचीत पायलट्स के बीच क्या कुछ हुई है, उन सभी बातों का भी अभी जांच की जा रही है। उसके बाद ही सच सामने आ पाएगा कि आखिर इस क्रैश के पीछे का मुख्य कारण क्या था। और अब खबर MP और बिहार से, जहां पर पुलिस टीम पर अपराधियों ने अटैक किया है। रतलाम में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने अटैक किया और पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया और हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग करके बेकाबू भीड़ पर कंट्रोल किया। रतलाम में भी 15 से 20 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। और वहीं पटना की बात करें तो यहाँ पर स्मैक तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। बदमाशों के हमले में 2 पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए। स्मैक तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की टीम जो गई थी, अपराधियों ने अचानक से उन पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से पटना के मसौड़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार घायल हो गए हैं। दोनों ऑफिसर के इलाज के लिए पटना एम्स उन्हें रेफर कर दिया गया। रतलाम में अब भारी फोर्स बल की तैनाती की गई है। घायल पुलिस कर्मियों में पवन कुमार, राजेंद्र बारोट और शर्मिला जमरा के नाम शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। तो वहीं पटना में अब फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रतलाम और पटना की तस्वीरें हैं, जहां दोनों ही जगह पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई थी।
लेकिन कैसे अपराधी पुलिस पर भारी पड़ गए, ये वो तस्वीरें फिलहाल आपको बता दें। दोनों ही जगह भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। हालात को कंट्रोल किया जा रहा है। जो घायल पुलिस अधिकारी थे उन्हें इलाज के लिए हायर जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल के, वहां रेफर किया गया है। बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में 3640 किलो मिलावटी सरसों तेल को सीज किया गया। टैगोर और विवी ब्रांड के सरसों तेल में धड़ल्ले से मिलावट करके इस बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान तेल के रंग और उसकी खुशबू संदिग्ध पाई गई। कार्रवाई के दौरान टैगोर ब्रांड के 90 टीन के अलावा विधि ब्रांड के 22 टीन और अन्य जार भी सीज कर लिए गए हैं और ये तेल गोयल ऑयल उद्योग में तैयार किया गया था। खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है कि तेल को कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था और ये मिलावटी का खेल कब से चल रहा है, इसका कनेक्शन और कहां-कहां है, इन सब के बारे में अब जांच पड़ताल की जा रही है। और मनीष भट्टाचार्य और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या बातें निकलकर सामने आई अभी तक? देखिए, ये 3640 किलो मिलावटी सरसों है जो कि फूड डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। मुहाना, जयपुर का मुहाना इलाका है, उसमें जांच की गई है। जो सैंपल जो भेजा गया था तो उसमें पता लगा है कि पूरा का पूरा जो ये सरसों का तेल है वो पूरी तरीके से नकली है और मिलावटी है। तो इसकी जांच के नमूने के बाद इसमें पाया गया कि इसमें कई ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो कहीं ना कहीं घातक हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और इसी के चलते ये पूरा का पूरा जो गोदाम है वो उसको सीज किया है और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के हुई है मनीष अब तक, क्योंकि इतना बड़ा खिलवाड़ लोगों की सेहत के साथ जयपुर में किया जा रहा था? देखिए, ये बहुत बड़ा स्टॉक है। ये मुहाना इलाके में ये पूरा स्टॉक है और मान रहे हैं कि यहाँ पर जो तेल था वो यहाँ से लगभग मुहाना, जयपुर का सांगानेर, प्रतापनगर, तमाम ऐसे इलाकों में ये तेल सप्लाई किया जाना था। बड़े बड़े जो दुकानों पर ये जो ब्रांड्स के जो तेल हैं उनके स्टिकर्स लगा के अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था और इसी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई हुई है और ये पूरा सीज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। और अब हैरान कर देने वाली खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां दिन दहाड़े 2 लड़कियों ने ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश की। 2 लड़कियां एक ज्वेलरी शॉप में एंट्री करती हैं, दुकानदार से जेवरात दिखाने को बोलती हैं, फिर एक लड़की पेपर स्प्रे से हमला कर लूटने की कोशिश करती है। दुकानदार फुर्ती दिखाते हुए बाहर भागता है, दुकान को बाहर से लॉक कर देता है। दोनों लड़कियां अंदर ही फंस जाती हैं। वहां मौजूद लोगों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आप देखिए कैसे दोनों लड़कियां मास्क पहनकर ग्राहक बनकर दुकान के भीतर दाखिल होती हैं, ज्वेलरी दिखाने के लिए दुकानदार को कहती है और फिर ज्वेलरी देखने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाती हैं। तभी अचानक से देखिए कैसे एक युवती स्प्रे निकालती है और दुकानदार की आंखों में मार देती है। पेपर स्प्रे के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी, तुरंत स्थिति को भांप लिया, दोनों लड़कियों को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद शोर मचाना शुरू किया। वहां मौजूद लोगों ने लड़कियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को अपने साथ ले लिया है। ज्वेलर्स का यह दावा है कि इस घटना के बाद उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। तो ये फुटेज आप देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप के अंदर का सीसीटीवी कैमरा, जो कि ये बता रहा है कि कितने शराफत के साथ ये 2 लड़कियां पहले पहुंचती हैं और सामान मांगती हैं और उसके बाद अचानक से इस दुकानदार पर हमला कर देती हैं, स्प्रे से अटैक करती हैं ताकि उस शॉपकीपर की आंख में जलन हो और वो इस गहने को लेकर के वहां से फरार हो जाए। मेरे साथ हुआ कि दुकान में 2 लड़की आई, सामान देखने के लिए मांगा, उसके बाद में स्प्रे मार करके और उसके बाद सामान लेके भागे लगा। लड़की एगो पकड़ाई है, एगो बालियों पर के कौन है लेके चल गया। उसका भाई सब धमकी दे रहा है मारने के लिए। क्या नाम है लड़का का? लड़का हम नहीं जानते हैं, कोई लड़की को न पहचानते न लड़का को। स्प्रे छिट दिया था क्या? हाँ, पूरा लहर रहा है मेरा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे बवाल की। पीओके में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में शहबाज और मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल जारी है और साथ ही रावलकोट समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। बीते 4 दिनों से 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। प्रदर्शन से जुड़े वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। पीओके में इस वक्त नारे लग रहे हैं कि पाक फौज को
कुत्ता कहना है कुत्ते की तौहीन है। सुनिए जरा वहां पर प्रदर्शनकारी किस तरीके की नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो लोगों की डिमांड यहाँ पर क्या है, क्यों प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? सबसे पहली मांग तो ये है कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसे कम किया जाए, खाने पीने का सामान सस्ता किया जाए जिसमें आटा है, साथ ही बिजली जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके दाम भी उसमें भी कटौती की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वहाँ के लोगों को इतनी महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के लोग सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में लोगों के भारी विरोध के बीच पाकिस्तान की संसद में भी आजादी वाले नारे गूंज रहे हैं। कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें लेकर रहेंगे आजादी के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। आजादी, हम लेकर रहे आजादी, 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 हम लेकर रहे आजादी, आजादी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के अंतिम चरण में पहुंचने की खबरों के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने होर्मुज में एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि होर्मुज पर ईरान का दबाव अनिश्चित काल के लिए बना रहेगा। अमेरिका के साथ डील के बाद भी होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से फ्री नहीं रहेगा और इस पर ईरान का दबाव हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान यहां सर्विस फीस लेता रहेगा, जरूरत पड़ने पर ईरानी सशस्त्र बल यहां दखल देंगे। अब्बास अरागची का ये बयान ट्रंप के उन दावों के उलट है जिसमें उन्होंने कहा कि डील के बाद होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खोल दिया जाएगा, यहां कोई शुल्क नहीं लगेगा। अरागची ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते को इजरायल की तरफ से नाकाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये डील जल्द हो जाएगी। Is the amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done? Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's. Is there a 60 or 90 I mean, the straits are going to open immediately. It's upon signing. Maybe it'll be Saturday or Monday. Or is there a deadline though to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, "Oh, he didn't meet the deadline." You know, this is like, it's not going to matter much because. It's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through, and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right? ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु नहीं रखेगा, ये डील का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि इस डील पर चर्चा बाद में होगी। ट्रंप क्या कह रहे हैं, पहले आप जरा वो सुनिए। Essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. But is this just a concept of that agreement when it comes to nuclear? You said this was just a concept of that agreement. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get done. और होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर्स पर अमेरिकी अटैक को लेकर के भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और गल्फ अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी, इसे लेकर के भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है,
मैंने गल्फ में अमेरिकी नेवी के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई जिनमें 3 भारतीय मारे गए थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे ये भी लिखा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी घातक या फिर जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है। आपको बता दें कि 8 जून से लेकर 11 जून के बीच में होर्मुज में ओमान कोस्ट पर 3 शिप पर अटैक हुए थे। इन तीनों शिप पर भारतीय नाविक सवार थे, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत ने इस मामले में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था और अब विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।